नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में न्यायिक सक्रियतावाद तथा जनहित याचिकाओं पर चर्चा करूंगी। न्यायिक सक्रियतावाद का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो अवधारणा है, ये 1970 के बाद के दशक में 1970 के दशक में सामने आई। और वैसे इसकी शुरुआत तो पहले ही हो गई थी, लेकिन जिस तरह से तेजी से इसका विकास जो है 1978 के बाद हुआ। स्टार्टिंग जो इसकी हुई थी वो 1893 में हुई थी, जबकि इलाहाबाद के एक जज थे, अहमद, जिन्होंने कहा था कि जो मुकदमा है, वादी जो था वो इस स्थिति में नहीं था कि वो अपना वकील कर सके या वो अपनी तरफ से कुछ बोल भी सके। तो उनका ये कहना था कि कोई भी मुकदमा जब तक बोला नहीं जाएगा तब तक नहीं उसकी सुनवाई हो सकती। इसका मतलब ये था कि अगर कोई इस स्थिति में नहीं है कि वो अपना वकील खुद कर सके या अपनी पैरवी कर सके, तो उसको कानूनी सहायता दी जाए। तो ये शुरुआत तो 1893 में हो गई थी, लेकिन उतनी तेजी से उसका विकास नहीं हुआ था। इस अवधारणा का तेजी से विकास 1978 के बाद हुआ है। तो ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन ये जो इसकी अवधारणा है न्यायिक सक्रियता की, उसको समझने के पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि शासन के 3 स्तंभ होते हैं, 3 अंग होते हैं। उनका आप 3 स्तंभ भी कह सकते हैं। शासन रूपी जो चक्र है उसके 3 आधार स्तंभ हैं या उसके 3 भाग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जो होती है वो कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको क्रियान्वित करती है और न्यायपालिका ये व्याख्या करती है कि वो कानून सही है या नहीं है। और दूसरी बात, वो जो उस कानून को तोड़ते हैं उनको दंड देने की व्यवस्था करती है। तो न्यायपालिका का काम ये है। अब शासन व्यवस्थाएं भी, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के जो आपसी संबंध हैं, उनको लेकर के 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं। वैसे तीसरी भी है मिश्रित, लेकिन जो मूल रूप से 2 व्यवस्थाएं हैं, एक संसदीय और एक अध्यक्षीय। मिश्रित व्यवस्था जो वो स्विट्जरलैंड में है, जहाँ संसदीय और अध्यक्षीय दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। लेकिन बेसिकली जो 2 शासन के प्रकार है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंधों को लेकर, तो वो है संसदीय व्यवस्था जो कि भारत में है, जो कि ब्रिटेन में है, उसकी शुरुआत ब्रिटेन में हो गई थी। और अध्यक्षीय व्यवस्था जो कि अमेरिका में है। अध्यक्षीय व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं, नियंत्रित भी करते हैं, लेकिन फिर भी व्यवस्थापिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते और कार्यपालिका के सदस्य जो होते हैं वो व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते। और दोनों का काम जो है वो अलग-अलग होता है। लेकिन जहाँ संसदीय व्यवस्था है, वहाँ व्यवस्थापिका और कार्यपालिका इस तरह से घुले-मिले होते हैं कि दोनों को अलग करना संभव नहीं है। क्योंकि व्यवस्थापिका के सदस्यों में से ही कार्यपालिका के सदस्यों को लिया जाता है, और यदि कोई बाहर से कार्यपालिका में ले लिया जाता है तो उसको अनिवार्य रूप से 6 माह के अंदर व्यवस्थापिका का सदस्य बनना ही होता है। तो वहाँ जहाँ संसदीय व्यवस्था होती है, वहाँ व्यवस्थापिका वही करती है जो कार्यपालिका उससे करवाती है, क्योंकि व्यवस्थापिका में बहुमत दल का नेतृत्व कार्यपालिका कर रही होती है। जो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री होते हैं कार्यपालिका के प्रमुख, वो व्यवस्थापिका में बहुमत दल का नेतृत्व करते होते हैं। इसलिए जैसा वो चाहते हैं वैसे कानून बनवा लेते हैं। और बल्कि जो पास होने वाले कानून होते हैं उसमें 99% कानून ऐसे ही होते हैं जो सरकारी विधेयक होते हैं, यानी कि सरकार द्वारा प्रस्तुत होते हैं। तो जैसे कि ब्रिटेन की संसद के विषय में कहा जाता है कि वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ कर सकती है। वो तो संप्रभु है, वो जो चाहे वो कर सकती है, क्योंकि वहां पर संविधान भी अलिखित है। वहाँ जो संविधान है वो लचीला है, साधारण कानून की तरह संवैधानिक कानून भी परिवर्तित हो जाता है। और वहाँ के न्यायपालिका को भी न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं है। तो इसलिए ब्रिटेन की संसद तो संप्रभु है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में ब्रिटेन की संसद भी वही करती है
ये जो मंत्रिमंडल से करवाता है। भारत की संसद उतनी संप्रभु नहीं है, सीमित संप्रभुता का प्रयोग करती है, क्योंकि यहाँ पर संविधान भी लिखित है, कठोर भी है संविधान, उसके कई अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें विशेष प्रक्रिया से संशोधन होता है। फिर यहाँ की जो न्यायपालिका है उसके पास न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, तो इसलिए यहाँ की संसद सीमित संप्रभुता का प्रयोग करती है, लेकिन यहाँ की संसद भी वही करती है जो कार्यपालिका उससे करवाती है। तो कहने का मतलब ये है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका तो एक दूसरे से संबंधित होते हैं और वो दोनों ही मिलकर के शक्तियों का प्रयोग करते हैं। और जैसे कि लॉर्ड एक्टन की उक्ति है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, यानी शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति जो होती है वो पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। तो जब किसी को शक्ति मिल जाती है बहुत ज्यादा, जैसे आजकल क्या होता है, कई बार 75%, 80% मेजोरिटी भी मिल जाती है, तो फिर ऐसी स्थिति में जो सत्तारूढ़ दल होता है वो मनमानी करने लगता है, जो बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। तो ऐसी स्थिति में फिर जनता कहाँ जाए, तो वो न्यायपालिका की ओर देखती है। और न्यायिक सक्रियता का जो अर्थ है वो यही है कि अपने कानूनी दायरे में रहते हुए, अपनी कानूनी सीमाओं में रहते हुए न्यायालय द्वारा जनता के हित में, जनता का जो कमजोर वर्ग है जो न्यायालय तक नहीं पहुंच सकता, उसके हित में कार्य करना और उन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना जिनकी ओर उनका ध्यान नहीं जा रहा था, लेकिन समस्याएं तो व्याप्त है। तो ये न्यायिक सक्रियता का अर्थ है। अब इसके बाद न्यायिक सक्रियता के 3 रूप हैं। पहला है न्यायिक पुनरावलोकन, जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले आपने की थी, कि न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि न्यायालय जो भी कानून होते हैं उनकी इस दृष्टि से व्याख्या कर सके कि वो संविधान के अनुकूल है या नहीं। चाहे कोई संविधान में संशोधन किया गया हो या कोई कुछ भी किया गया हो, कोई कानून बनाया गया हो, तो उसको न्यायालय उसकी व्याख्या इस आधार पर करते हैं कि क्या वो कानून जो बनाया गया है, कानून बनाने वाली सत्ता के प्राधिकार में था, मतलब वो इसको कानून को बना सकती थी, और दूसरा कि कानून की जो प्रक्रिया है उसका ठीक से पालन किया गया था या नहीं, और तीसरी बात कि वो संविधान के अनुकूल है या नहीं। भारत के न्यायालय तो कम से कम इस दृष्टि से न्यायिक पुनरावलोकन करते हैं। अमेरिका के जो न्यायालय हैं वो उससे थोड़ा आगे बढ़ करके औचित्य पूर्णता के आधार पर भी कानूनों की व्याख्या करते हैं, और उसका कारण ये है कि वो वहां पर ड्यू प्रोसेस नामक शब्दावली का प्रयोग किया गया है, विधिक प्रक्रिया, और भारत में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कानून द्वारा या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इसलिए दोनों की जो स्थिति है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की जो स्थिति है, उसमें अंतर इसीलिए है। तो ये एक रूप है। दूसरा है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा। तो जो न्यायालय होते हैं वो न्यायालयों के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा का काम भी करते हैं। अगर आपको जो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, मूल संविधान में 7 प्राप्त थे, अब 6 हैं, तो उन मौलिक अधिकारों में से अगर किसी अधिकार का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय की शरण ले सकते हैं और न्यायालय आपके अधिकार की रक्षा के लिए कार्यवाही करेगा। तो एक न्यायिक सक्रियता का रूप ये है। और तीसरा रूप है जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय की शरण लेना। और ये जनहित याचिका का मतलब क्या है, इसकी चर्चा हम इसी लेक्चर में आगे करेंगे। कि इसके अलावा न्यायिक सक्रियता के 2 सिद्धांत हैं। पहला है शून्यता को भरने का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ वैक्यूम फिलिंग। इसका मतलब ये है
कि अगर कोई समस्या है और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, यानी कोई समस्या है और उसके बारे में कानून बनाना है और उसको लागू करना है, ये काम व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं और समस्या बनी हुई है निरंतर, तो न्यायालय उस समस्या के विषय में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का ध्यान आकर्षित करे, अपने जनहित याचिकाओं के माध्यम से उस केस को सुने और निर्देश दे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को कि वो इसके संबंध में कानून बनाए। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि बहुत सारे उद्योग थे जिनका कचरा गंगा नदी में प्रवाहित होता रहा था और गंगा नदी जो है वो दूषित हो रही थी। तो कानपुर के कुछ चमड़ा उद्योग के कारण जो वहां पर प्रदूषण फैल रहा था, उसको लेकर के कुछ लोग न्यायालय में गए। यानी वो लोग वहां से उससे प्रभावित नहीं थे, लेकिन इसके पहले क्या होता था कि जो पक्ष प्रभावित होता था वो जाता था न्यायालय में, लेकिन जनहित याचिका में ऐसा नहीं है। जो पक्ष प्रभावित नहीं है, लेकिन अगर मामला जनता के हित का है या जनता के एक बड़े वर्ग के हित का है, तो वो न्यायालय में इस समस्या को ले जा सकता है और न्यायालय भी अपनी जो परंपरागत जो उसकी कार्य प्रक्रिया है उसको छोड़कर, लोकस स्टैंडी जिसको कहा जाता है, उसको छोड़कर और वो इस मुकदमे को सुनेगा और उस पर निर्णय देगा। तो ये है जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय में मुकदमे ले जाने की बात। अब ये जो थ्योरी ऑफ वैक्यूम फिलिंग है, इसका मतलब ये है कि जो वैक्यूम बन गया है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के अकर्मण्यता के कारण या उसकी लापरवाही के कारण, जो वैक्यूम बना है, जो रिक्त स्थान बन गया है, तो प्रकृति का नियम है कि कहीं भी जो रिक्त स्थान होता है वो उसको किसी न किसी तरह से भर देती है। आपके भी अगर शरीर का एक अंग काम नहीं करता तो आप दूसरे अंगों से उसके काम लेने की कोशिश करते हैं, तो उसी तरह से प्रकृति भी यही काम करती है। तो उस वैक्यूम को भरने का काम, उस रिक्त स्थान को भरने का काम न्यायालय ने किया है। जो दूसरी थ्योरी है वो है सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि दूसरी थ्योरी ये है, दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि चूंकि सामाजिक जो बुराइयां हैं उसको दूर करने का काम और लोगों का भी है, व्यवस्थापिका का भी है, कार्यपालिका का भी है, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओस, उनका भी है, लेकिन न्यायपालिका का भी ये दायित्व है कि वो समाज में व्याप्त बुराइयों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करे, शासन का ध्यान आकर्षित करे और इस आधार पर वो न्यायिक सक्रियता दिखा सकता है। अब न्यायिक सक्रियता के विषय में जो उसके वैधानिक प्रावधान है वो भी है संविधान में। काफी अनुच्छेद है जो कि न्यायिक सक्रियता को दर्शाते हैं कि मतलब न्यायालय को उतना सक्रिय होना चाहिए, और उसमें खास तो 3 अनुच्छेद हैं। पहला है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है वो जो अनुच्छेद 32 है वो नागरिकों को ये अधिकार देता है कि उनके अगर किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो वो न्यायालय की शरण ले सकते हैं, और न्यायालय जो है फिर वो संधि प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण या अधिकार प्रच्छा 5 लेख हैं, उन लेखों में से जो भी जरूरी होगा, जो अप्रोप्रिएट होगा, जो उचित होगा, उसका प्रयोग करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। फिर अनुच्छेद 126 और अनुच्छेद 126 और इसके अलावा अनुच्छेद 13, ये भी न्यायिक सक्रियता के लिए उत्तरदायी है। जो अनुच्छेद 13 है उसमें ये कहा गया है कि जो भाग है मौलिक अधिकारों का, जो भाग है ना, भाग 2, तो उसमें जो भी अधिकार दिए गए हैं
संसद उनके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। अनुच्छेद 13 ये कहता है। तो ये इसका मतलब कि ये तय कौन करेगा कि ये कानून इसके अनुकूल है या नहीं है? ये तो न्यायपालिका ही करेगी ना। तो न्यायपालिका को शक्ति है, प्राप्त है कि वो इस आधार पर अपने जो भी संसद द्वारा बनाए हुए कानून है या संविधान संशोधन है उसकी व्याख्या कर सके, और अगर वो संविधान के प्रतिकूल पाए जाते हैं तो उनको अवैध घोषित कर सके। और अनुच्छेद 126 जो है वो उच्च न्यायालय को शक्ति देता है कि इस तरह के अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है या कोई भी ऐसी याचिका उनके पास आती है कि वो उसमें ये प्रश्न हो कि ये जो कानून है वो संविधान के अनुकूल है या नहीं है, तो वो उसकी व्याख्या कर सके। तो अनुच्छेद 126 जो उच्च न्यायालयों के लिए है, और अनुच्छेद 13 और 32 जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है और वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है शक्ति। तो ये 3 अनुच्छेद खास हैं, उसके अलावा और भी हैं अनुच्छेद 132 से लेकर के अनुच्छेद 140 तक, जो कि न्यायपालिका को पर्याप्त शक्तियां प्रदान करते हैं। अब ये न्यायिक सक्रियता की अवधारणा आई क्यों? इसके लिए उत्तरदायी कारक क्या थे? तो उसमें सबसे पहला ये था कि शासन के जो 2 अंग थे, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि शासन के जो 2 दूसरे अंग थे, उनका अनुत्तरदायित्व पूर्ण जो रवैया था, वो इसके लिए जिम्मेदार था। जैसे हमने आपको बताया कि वो जो गंगा नदी में करीब 5000 इंडस्ट्रीज थी, जिनका कि कचरा उसमें जाता था, और अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता तो गंगा नदी पूरी तरह से दूषित हो जाती, बिल्कुल नाले का रूप धारण कर लेती। तो उसका इसकी ओर ध्यान आकर्षित करवाया गया न्यायालय द्वारा, और तब इस समस्या का कुछ समाधान हो सका। फिर सामाजिक सुधार और परिवर्तन करने की न्यायपालिका की भी इच्छा थी। मतलब उनको भी ये लग रहा था कि समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए अगर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका सामने नहीं आ रही है तो न्यायपालिका आगे आए और वो ये काम खुद करे। फिर संवैधानिक प्रावधानों ने भी इस अवधारणा को आगे बढ़ाया कि जो संविधान में भी प्रावधान है, जब संविधान निर्माता ये चाहते हैं कि न्यायपालिका सक्रिय हो तो वो क्यों ना ऐसा काम करे। फिर न्यायपालिका की जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में भूमिका है, उसने भी इस बात के लिए प्रेरित किया कि जो न्यायपालिका है वो सक्रिय हो जाए। फिर कानून वैध है या नहीं है, इसकी अंतिम सत्ता न्यायपालिका को प्राप्त है। तो ये जो सत्ता है वो ऐसी है कि जिसने न्यायपालिका को ये भी शक्ति प्रदान कर दी है कि भाई संविधान की व्याख्या भी वो कर सके। तो इसीलिए संविधान के मूल ढांचे के प्रश्न वो भी न्यायपालिका ने उठाया, केशवानंद भारती के मामले में, उसके बाद मिनर्वा मिल्स के मामले में, कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो संशोधन संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो संविधान की व्याख्या ये कौन तय करेगा, मूल ढांचा है कि नहीं है, मूल ढांचा है क्या, ये तय कौन करेगा? तो ये न्यायपालिका ही है। न्यायपालिका की ओर ही हम जाते हैं हर बात के लिए। जब कहीं और समस्या का हल नहीं मिलता है तो हम न्यायपालिका की शरण ले लेते हैं। तो न्यायपालिका में जनता का विश्वास इतना है कि उनको ये लगता है कि ठीक है, व्यवस्थापिका कार्यपालिका से काम नहीं हो रहा है तो हम न्यायालय में जाएं और न्यायपालिका तो हमारा काम कर ही देगी। तो इस विश्वास के कारण भी न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा मिला। अब न्यायिक सक्रियता का जो क्रियात्मक रूप है वो है जनहित याचिका। मैंने इसके न्यायिक सक्रियता के 3 रूपों में भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन वहां मैंने उसको अधूरा छोड़ दिया था कि इसकी चर्चा हमें विस्तार से आगे करनी थी, इसलिए। तो जनहित याचिका ये कहा जाए कि ये न्यायिक सक्रियता का एक उत्पादन है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। न्यायिक सक्रियता का क्रियात्मक रूप है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि न्यायिक सक्रियता का के साथ ही जनहित याचिका को जोड़ा जाता है। तो
ये जो जनहित याचिका है, इसका मतलब ये है, थोड़ा-सा मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, कि जो प्रचलित कार्यवाही थी, उसमें तो ये था कि जो पक्ष प्रभावित होता था, वो ही न्यायालय जाता था और न्यायालय फिर उन दोनों पक्षों को सुनने के बाद और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए और सारे जो साक्ष्य होते थे, उनको देखते हुए अपना निर्णय देते थे। लेकिन अब ये जो जनहित याचिका है, उसमें ये है कि ऐसा मामला जो जिसमें जनता के एक बड़े वर्ग का हित निहित है, तो अगर वो वर्ग नहीं जा सकता या कोई प्रभावित व्यक्ति नहीं जा सकता, तो उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय में जाए और न्यायालय फिर उस मुकदमे को सुने। जैसे कि बहुत सारे मजदूर थे जो बंधुआ मजदूरी करते थे। अब उनके पास तो कोई पैसा ही नहीं था, न इतनी जानकारी थी कि वो न्यायालय में चले जाएँ और अपनी इस जो दशा है, उसको सुधारने के लिए काम करें। क्योंकि संविधान में एक मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसमें ये था कि बेगारी नहीं करवाई जाएगी, बंधुआ मजदूरी अवैध है, लेकिन उनको न तो इसका ज्ञान था और न ही उनके पास साधन थे, न पैसा था। तो उनकी ओर से कोई और जो स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं, वो चली जाए, या कोई निजी कोई नागरिक भी जा सकता है। इवन पेपर में कोई न्यूज़ भी अगर आप छापते हैं इस तरह की, तो उस कटिंग को लेकर के भी आप न्यायालय का ध्यान इसकी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आप ईमेल के द्वारा, आप व्हाट्सएप के द्वारा भी भेज सकते हैं, और फिर न्यायालय को अगर ऐसा लगता है कि ये मामला इसमें जनता के बड़े भाग का हित निहित है, तो फिर वो उसको जनहित याचिका के रूप में सुनेगा और जो परंपरागत कार्यवाही है उसको अलग रख के और इस मुकदमे की सुनवाई होगी। तो ऐसा ये 1978 में जस्टिस भगवती और जस्टिस अय्यर, इन दोनों ने इस जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायिक सक्रियता को आगे बढ़ाया। अब कौन-कौन से मामले हैं जो जनहित याचिका के रूप में दायर किए जा सकते हैं? मतलब आप हर कोई मामला जनहित याचिका के रूप में नहीं दायर कर सकते। अगर आपके पिताजी ने आपको मोबाइल नहीं दिलाया या आपने कोई डिमांड की थी गाड़ी दिलाने की और उन्होंने नहीं दिलाई, तो आप उसके लिए पिताजी के विरुद्ध जनहित याचिका नहीं दायर कर सकते। तो न्यायालय ने कुछ मामले बताए हैं कि इस तरह के मामले जनहित याचिका के रूप में दायर किए जा सकते हैं, और इसके अलावा और भी हो सकते हैं, बशर्ते कि उससे ये सिद्ध हो जाए, उस मामले को देखने के बाद ये सिद्ध हो जाए कि ये जनहित याचिका के रूप में दायर किया जा सकता है। तो उसमें कुछ उदाहरण जो उन्होंने दिए हैं वो मैं बता रही हूँ। पहला है बंधुआ मजदूरों का मामला, फिर जो बच्चे हैं जिनको ऐसे ही छोड़ दिया है, लावारिस हैं या निग्लेक्टेड हैं, तो उनका मामला। फिर अगर आपने काम करवाया और जितनी मजदूरी तय थी उतना नहीं दिया, जो शासन द्वारा तय है कि मैं न्यूनतम इतनी मजदूरी तो देना ही, उतना भी नहीं दिया, आपने काम पूरा करवा लिया, तो ऐसा मामला भी जनहित याचिका के रूप में दायर किया जा सकता है। फिर कैदियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है, आपने सुना होगा कि भागलपुर में कैदी थे, उनकी आंखें निकाल ली गई और ये मामला भी जनहित याचिका के रूप में लाया गया था न्यायालय के समक्ष। तो अगर कैदियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, पुलिस कस्टडी में किसी की हत्या कर दी जाती है, तो ऐसा मामला भी जनहित याचिका के रूप में दायर किया जा सकता है। अगर पुलिस की कस्टडी में बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है किसी को, या फिर आप जाते हैं पुलिस के पास और वो एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देती है, तो भी आप इस तरह के मामले को जनहित याचिका के रूप में दायर कर सकते हैं। फिर महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं, उसको भी जनहित याचिका के रूप में ले जाया जा सकता है। फिर कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है, हैरेसमेंट जिसको कहा जाता है, ऐसा मामला ले जाया गया था। विशाखा नाम की कोई महिला थी जो वो खुद नहीं जा सकती थी, उसकी तरफ से कुछ और लोग गए थे, और फिर न्यायालय ने जो गाइडलाइंस जारी की थी, उनको विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जाना जाता है, कि कार्यस्थल पर अगर आप किसी महिला के विरुद्ध कोई अभद्र टिप्पणी भी करते हैं, तो भी आप एक अपराध कर रहे हैं और आपको न्यायालय में खड़ा किया जा सकता है इस बात के लिए। तो इस तरह के मामले भी ले जाए जा सकते हैं। फिर अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार गाँव में अक्सर आज भी होता है।
पहले से तो काफी कम हो गया है, लेकिन फिर भी अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो वो ऐसा भी अगर कोई मामला है तो वो जनहित याचिका के रूप में ले जाया जा सकता है। फिर पर्यावरण का जो प्रदूषण लगातार हो रहा है उससे संबंधित जो समस्याएं हैं, जैसे कि वो गंगा नदी के प्रदूषण का मामला था, तो इस तरह के और भी मामले हैं जिनको कि जनहित याचिका के रूप में ले जाया जा सकता है और ले जाया गया भी है। फिर परिवार पेंशन से संबंधित मामले भी ले जाए जा सकते हैं, फैमिली पेंशन से रिलेटेड जो मामले हैं। बाकी जो अगर आपके सर्विस से रिलेटेड मैटर्स है तो वो नहीं ले जाए जा सकते। अब इसके आगे मैं ये भी बताऊंगी कि कौन से मामले आप जनहित याचिका के रूप में नहीं ले जा सकते हैं। तो ऐसे 5 हैं कि मकान मालिक और किराएदार का अगर विवाद है कि आप मकान मालिक हैं और आपका किराएदार खाली नहीं कर रहा है, तो आप जनहित याचिका दायर कर लें, ऐसा नहीं कर सकते। या किराएदार आप हैं और आपका मकान मालिक के साथ कोई झगड़ा हो रहा है और किराए को लेकर के या किसी और बात को लेकर के, और आप जनहित याचिका दायर कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। फिर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट या सरकारी जो भी, लेकिन अगर आपका अपने मालिक के साथ, अपने बॉस के साथ कोई विवाद है या अपने डिपार्टमेंट के साथ कोई विवाद है, तो उसको भी आप जनहित याचिका के रूप में न्यायालय में नहीं ले जा सकते। फिर केंद्र और राज्य सरकार के जो विभाग हैं उनके विरुद्ध अगर कोई विवाद है तो उसको भी आप जनहित याचिका के रूप में नहीं ले जा सकते। फिर मेडिकल कॉलेज या और किसी कॉलेज में प्रवेश का जो मामला है, आप प्रवेश चाहते हैं और आपको नहीं दिया जा रहा, तो आप जनहित याचिका दायर कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। फिर आपका मामला न्यायालय में विचाराधीन है और काफी लंबे समय से अभी तक उसमें कोई फैसला नहीं हो पा रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है, कई लोगों के साथ होता है ऐसा, लेकिन उसके विरुद्ध भी आप जनहित याचिका नहीं दायर कर सकते। उसके दूसरे तरीके होंगे आप जल्दी सुनवाई करने के, लेकिन आप उसके लिए जनहित याचिका तो नहीं दायर कर सकते। अब न्यायिक सक्रियता का मूल्यांकन किया जाए कि 2 पक्ष हैं इसके। कुछ लोगों ने तो इसको बहुत सराहा है, कुछ लोगों ने इसका स्वागत किया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इसकी बहुत आलोचना की। और सबसे पहले हम आलोचना की बात करें कि जो आलोचक हैं उनका कहना है कि विधानमंडल और कार्यपालिका जो काम कर सकती है वो न्यायालय नहीं कर सकते, क्योंकि विधानमंडल के पास काफी साधन होते हैं कानून बनाने के लिए, उसके पास काफी जानकारी होती है, वो सारी जानकारी न्यायपालिका के पास नहीं होती है, तो वो कानून तो नहीं बना सकती। हाँ, कानून को लागू जरूर कर सकती है, उसकी व्याख्या जरूर कर सकती है, जो उस कानून का उल्लंघन करते हैं उनको दंड दे सकती है, लेकिन वो खुद कानून तो नहीं बना सकती। तो इसलिए न्यायालय को ये काम तो नहीं करना चाहिए। फिर कई बार क्या होता है कि न्यायपालिका ऐसे फैसले दे देती है जिनको लागू नहीं किया जा सकता एकदम से, और ऐसे फैसले बहुत आते रहे हैं, और उस वजह से जब वो लागू नहीं किए जा सकते हैं तो फिर न्यायपालिका की अवहेलना, अवमानना होती है, और फिर उसकी इज्जत में भी कमी आती है। कि जैसे दिल्ली का एक उदाहरण दिया जाता है कि दिल्ली के जितने भी वो जो उद्योग थे उनको कहा गया कि दिल्ली से बाहर कर दिया जाए। छोटे छोटे उद्योग वहां बहुत सारे थे, उन सबको दिल्ली में जो रिहायशी क्षेत्र है वहां से हटा करके दिल्ली से बाहर कर दिया जाए। आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन उसको क्रियान्वित करने में बहुत सारी कठिनाइयां थी। क्या कठिनाइयां थी कि बाहर इतनी सारी जमीन कहाँ से लाई जाएगी, उनको वहां से हटाया जाएगा तो उनको कहीं और जमीन दी जाएगी, और वो कहाँ से लाई जाएगी, इतने सारे साधन कैसे होंगे, कैसे उपलब्ध करवाए जाएंगे। फिर जो लोग वहीं रहने वाले थे, जो वहां मजदूरी करते थे, वो सारे जरूरी नहीं कि वो दिल्ली से बाहर भी जा सके, तो वो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो ऐसी कई समस्याएं थी जिनको लेकर के ये जो फैसला दिया गया था उसको क्रियान्वित नहीं किया जा सका। तो ऐसे और भी कई मामले हैं जिनको कि क्रियान्वित करने में बहुत मुश्किलें आती है। जैसे कोविड के समय भी मजदूरों का जो पलायन था उसको लेकर के भी न्यायपालिका ने फैसला दिया था कि आप भजन गाइए या कुछ भी करिए, लेकिन मजदूरों के पलायन को रोकिए। तो वो पॉसिबल नहीं था उस समय। मजदूरों का पलायन
वो उनको वहां पर खाने को नहीं मिल रहा था और वो अपने देश जाना ही चाहते थे। और बहुत बहुत बड़ी समस्याएं थी जिनको कि न्यायपालिका के एक फैसले से नहीं लागू किया जा सकता था। प्रैक्टिकली बहुत सारी समस्याएं थी। फिर एक आलोचना ये भी की जाती है, जो कि काफी हद तक सही भी है, कि जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के कारण न्यायपालिका का काम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है। जो विवाद है वो सालों साल चलते रहते हैं और कई बार ये भी कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस इज डिनाइड, मतलब देर से जब वो किया जाता है फैसला तो फिर वो वास्तव में न्याय नहीं रहता। तो ये बात यहाँ भी लागू होती है कि इस तरह के केसेस के कारण न्यायपालिका के पास कार्यभार और ज्यादा बढ़ जाता है और फिर विवादों के निपटारे में बहुत सारा टाइम लग जाता है। अभी का ये एक उदाहरण है कि पीजी में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए न्यायपालिका के पास मामला था कि वो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उसको परिभाषित करे कि उनकी आय कितनी होनी चाहिए। तो 3 महीने का समय लग गया, उसके बाद भी फैसला नहीं हो पाया और जो पीजी के जो स्टूडेंट्स थे वो बेचारे इंतजार ही करते रह गए और हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों की कमी हो गई, पेशेंट्स को परेशानी हुई, हॉस्पिटल वालों को परेशानी हुई और उसके बाद 3 महीने के बाद भी फिर न्यायालय ने इसी उसके साथ फैसला दिया कि ये जो मामला है वो भविष्य में सुलझाया जाएगा, अभी तो आप इसी स्थिति को बरकरार रखते हुए एडमिशन का काम स्टार्ट कीजिए। तो मेरा उद्देश्य यहाँ न्यायालय की आलोचना करना नहीं है, यहाँ उद्देश्य ये है कि जो प्रचलित व्यवस्था है वो उसमें न्यायपालिका में फैसला होने में जो विलंब होता है वो बहुत परेशानी का सबब कई बार बन जाता है। लेकिन न्यायिक सक्रियता के पक्ष में भी तर्क दिए जाते हैं और उसमें सबसे ये है कि जो जनप्रतिनिधियों का जो अनुत्तरदायित्वपूर्ण रवैया है उसको नियंत्रित करने के लिए ये जो काम है ये बहुत ही आवश्यक है न्यायपालिका का। लेकिन यहाँ ये भी है कि न्यायपालिका जो है उसको बहुत ज्यादा अ, अपनी सीमाओं से आगे बढ़ करके काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको फिर अगर ऐसा होता है तो फिर जनता के लिए बड़ी परेशानी हो सकती है कि अ, अगर न्यायपालिका ऐसा करती है कि वो अपनी सीमाओं से आगे बढ़ करके निरंकुश हो जाती है, तो फिर अ, न्यायमूर्ति एस.एल. खन्ना का जो एक कथन है वो सत्य साबित हो जाएगा कि असंवैधानिक कानूनों पर कार्यपालिका की जाति के मामले में तो न्यायपालिका दखल दे सकती है, पर यदि वह स्वयं ही स्वेच्छाचारी हो जाए तो जनता किससे फरियाद करे। तो इसलिए न्यायिक सक्रियता जो है वो अपनी वैधानिक दायरे में रह करके और उस रहे तो वो ज्यादा अच्छी होगी। और अंत में मैं एक जस्टिस वर्मा का कथन दोहराना चाहूंगी कि जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ शार्प एज्ड टूल which has to be used as a scalpel by a skillful surgeon to cure the malady, not as a rampuri knife which can kill। यानी कि जो न्यायिक सक्रियता है उस वो एक ऐसे ऐसे औजार की तरह उसका यूज किया जाए, एक ऐसे औजार या एक ऐसे सर्जन के चाकू की तरह उसका यूज किया जाए, उसका प्रयोग किया जाए, जो कि जिससे कि जो रोग है उसका उपचार हो सके, न कि एक रामपुरी चाकू की तरह जो कि सिर्फ मारने के ही काम आता है। तो न्यायिक सक्रियता का प्रयोग जो है वो सही तरह से अगर किया जाएगा तो जनता का और जनता के एक बहुत बड़े वर्ग का हित हो सकता है। यहीं पर मैं अपने इस व्याख्यान को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।